So hi there everyone, this is Ishant Kumar Arora. Welcome to Why Explain Solution where your health is our priority. So इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले एक वीडियो लेक्चर सीरीज जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल ऑर्थोपेडिक्स को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर वाइज टॉपिक टू टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे ब्रीफ में, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और इस लेक्चर सीरीज में हम 20 to 30 मिनट्स की ड्यूरेशन की वीडियोस को अपलोड करेंगे टॉपिक टू टॉपिक वाइज, either it is related to traumatology or general or basic your orthopedics. तो let's begin. सबसे पहले जो भी आप ऑर्थोपेडिक्स टर्म सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बेसिकली क्या होता है? फ्रैक्चर का जनरल मीनिंग है कि एक जो पर्टिकुलर बोन है उसमें कहीं भी एक ब्रेक आया है, जो उसकी कंटिन्यूटी है बोन की, उसमें कहीं पे कुछ ऐसा ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से जो उसकी इंटीग्रिटी थी वो मेंटेन नहीं है, वो अपनी जगह से हट गई है। या सपोज दिस इज द बोन, ये उसकी बोन की शाफ्ट है, इंजरी हुई है, बोन अपनी जगह से हिल गई, मतलब जो उसकी पहले कंटिन्यूटी थी पूरी वो अपनी जगह पे नहीं बची है। इस चीज को फ्रैक्चर कहा जाता है। लेकिन ऑर्थोपेडिक्स बस सिर्फ फ्रैक्चर रिलेटेड नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स लार्ज टर्म है और इसके अंदर जो है पूरा सब्जेक्ट है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। एंड लेकिन जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थोपेडिक्स, सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। जो ऑर्थोपेडिक्स टर्म है ये आया है हमारे ग्रीक टर्म से, और इसका मतलब होता है ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट एंड पेडिक्स मतलब होता है चाइल्ड। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि आपने नीचे टाइटल में रीड कर लिया होगा, ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। और सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो फ्रैक्चर्स। तो जो फ्रैक्चर्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अगर आप अपनी जनरल बेसिक बुक से स्टार्ट करेंगे रीड करना, सबसे पहले आपको उसमें एक्सप्लेन किया होगा कि फ्रैक्चर्स को हम क्लासिफाई करते हैं। किसी भी चीज को क्लासिफाई करके पढ़ना, एक तो उसको नोट करने में आसानी होती है और उसको और याद करने में भी आपको आसानी होती है। और क्लासिफाई करके आप अगर किसी चीज को देखते हैं तो उसके जो आप अपना बेसिकली डायग्नोस बनाते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलती है कि प्रोग्नोसिस क्या आएगा बेसिकली। तो अब क्लासिफिकेशन याद करने के लिए आप डिफरेंट क्राइटेरिया लिए जाते हैं। उन क्राइटेरिया को भी याद कर सकते हैं आप निमोनिक के थ्रू, जिसका नाम है AEDP। A मींस इटियोलॉजी, and then you have D means displacement, and E is equal to the relationship of your fracture segment with the external environment, and P is equal to the pattern of the fracture. So basically जब भी हम बात करते हैं फ्रैक्चर्स की तो ये चार ही क्राइटेरिया मेन होते हैं जिनके बेस पे हम फ्रैक्चर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है इटियोलॉजी ऑफ द फ्रैक्चर। कि इटियोलॉजी मतलब क्या होता है? इटियोलॉजी मतलब कि फ्रैक्चर जो हुआ है बेसिकली, जो बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक आया है वो किस वजह से हुआ है। अब जब भी आप अपने आप सोच भी सकते हैं कि आपको जो कॉमन सबसे पहले बताया कि कोई भी बोन टूटती है तो किस वजह से टूटेगी। बोन एक बहुत इट्स अ रॉबर्ट स्ट्रक्चर एंड बहुत हार्ड होती है एकदम से। ये नहीं कि ऐसे पड़ी पड़ी अपने आप टूट जाएगी या फिर आपने ऐसे मारा और बोन टूट गई, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो एक ट्रॉमा की जरूरत होती है। एक ऐसा कोई ट्रॉमा हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या फिर किसी ने आपको कुछ मारा उठा के, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इतना सीवियर ट्रॉमा था कि बोन के 2 पीस हो गए, तो इसको क्या हमने फ्रैक्चर। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं एटियोलॉजी के बेस पे, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है एटियोलॉजी के बेस पे, उसमें नंबर 1 पे आता है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स वो होते हैं जो किसी ट्रॉमा की वजह से, जैसे कि आप कहीं पे गिर गए या आपने एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से, कोई रोड फाइट या फिर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से कोई ऐसा पर्टिकुलर वायलेंस हुआ कि बोन अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाई और वो ब्रेक हो गई, और साथ में जिसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं लाइक मसल, टेंडन, लिगामेंट्स वो भी ब्रेक हो गए। तो इसको हम क्लासिफाई, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है एटियोलॉजी, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स। फिर उसके अंडरलाइन जो सेकेंड टर्म है एटियोलॉजी के अंदर ही जो हम क्लासिफाई करते जा रहे हैं, पहला हो गया ट्रॉमेटिक टाइप फ्रैक्चर। सेकंड टाइप फ्रैक्चर जो होते हैं हमारे होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब सपोज जनरली आप क्या हुआ कि आपकी 50 से ऊपर है और आप जब चल रहे थे या फिर चलते हुए जा रहे थे, आपका पैर हल्का स्लिप हुआ और आप गिरे और पता चला कि आपका जो नेक ऑफ फीमर है वो ब्रेक हो गई। तो इस ट्रॉमा को नाम दिया जाता है ट्रिवियल ट्रॉमा। एक ऐसा ट्रॉमा जिससे कि जनरल अगर किसी पर्सन में बात की जाए तो उसमें फ्रैक्चर नहीं होगा। अगर सपोज मैंने अपने फिस्ट बना के अगर इधर पंच किया तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि मेरी जो बोन्स है इस एरिया में, रिस्ट एरिया में, ये ब्रेक हो जाएंगी, बिकॉज इट्स वैसे ट्रिवियल ट्रॉमा। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसको कोई पैथोलॉजी है बोन में, कोई बोन डिसऑर्डर है किसी पर्सन को, उस कंडीशन में क्या उसकी बोन जो वीक हो चुकी है एक नॉर्मल आदमी से, तो इतना सा ट्रॉमा भी, ये ट्रिवियल ट्रॉमा है, इससे भी उसको फ्रैक्चर हो सकता है आपके कोर्टिको कैंसरस जंक्शन पे ऑफ रेडियस। तो इस क्राइटेरिया को कहते हैं हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। देन
अब हमारे पास अगला जो क्लासिफिकेशन, जो अगला क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन अंडर द एटियोलॉजी, इट्स स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसके नाम से पता चल रहा है, जब बोन पे पर्टिकुलर स्ट्रेस आता रहता है उसकी वजह से होने वाले फ्रैक्चर को स्ट्रेस फ्रैक्चर किया जाता है। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर का क्लास कैसे, मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली जब भी हम स्ट्रेस फ्रैक्चर पढ़ते हैं। सपोज आप डांस करते हैं या फिर मिलिट्री आपने ज्वाइन की है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसपे आप बार बार जो लोअर लिम्ब, जो वेट बियरिंग बोन्स है उन पे स्ट्रेस कर रहे हैं। हमारे हर बॉडी टिश्यू में हीलिंग पोटेंशियल होता है और जनरल एक प्रोसेस चलता रहता है जिसमें कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और कुछ सेल्स न्यू फॉर्म होते रहते हैं, जनरली ये देखा जाता है। लेकिन अगर आप एक बोन पे, बोन भी एक ट्रेबुकुलेस से बनी हुई है, सिस्टम कैल्शियम एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है बोन में हमारी, और अगर आप उस पर बार बार स्ट्रेस डाल रहे हैं एक पर्टिकुलर बोन सेगमेंट पे, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसके अंदर जो माइक्रो ट्रेबुकुलेस हैं उनमें पर्टिकुलर थोड़ी बहुत इंजरी हुई, लेकिन आपको लगा कि पेन हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, होने दो, ये थोड़ा बहुत पेन है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, आपको अपना काम करते रहना। आपने फिर भी स्ट्रेस देते गए, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो बोन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही थी, वो पहले वाला तो जो आपने इंजरी करी वो तो हील हुई नहीं बोन की, आपने एक और इंजरी करते करते कि बोन का जो थ्रेशोल्ड था वो पार हो गया और उसके बाद वो बोन में स्लाइट फ्रैक्चर हो गया। उस फ्रैक्चर को कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो बहुत कॉमनली देखा जाता है हमारे फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में, और सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल जिसको मार्च फ्रैक्चर भी कहते हैं, और टिबिया जो बोन है, शिन बोन, इसमें भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। तो पहला एक क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ एटियोलॉजी की बेस पे, मतलब कोज की बेस पे हमने कैसे कैसे फ्रैक्चर को डिवाइड करते हैं, ट्रॉमेटिक टाइप हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल हो सकते हैं और स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं। अब जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है हमारे फ्रैक्चर का। इसका क्या मतलब है, जब भी हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि बाहर की सराउंडिंग। सपोज एक बोन फ्रैक्चर हुई है, एक पूरी बोन है फ्रैक्चर हुई, किसी गाड़ी ने आके टक्कर मारी, आप सड़क पे खड़े थे और बोन जो है दो पीस में ऐसे हो गई। अब क्या हुआ, जो बोन का शार्प एंड था वो निकल के अंदर से बाहर गया एकदम से, उसने जो बोन के बाहर पेरियोस्टम है, पेरियोस्टम के बाद आपका फिर मसल्स है, फिर मसल्स के बाद फेशिया, फिर देन फैट लेयर, देन स्किन। अब उन सब लेयर्स को रप्चर करते हुए इतना सीवियर ट्रॉमा था कि बोन का जो शार्प एंड थे उनको काटते हुए वो बाहर निकल आई बोन। तो इट्स अ सीवियर ओपन फ्रैक्चर। एक दूसरा टाइप का होता है उसे कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर की जब भी जो आपकी बोन है उसके ऊपर की जो कवरिंग है फ्रैक्चर होने के बाद भी वो मेंटेन रहेगी, बोन जो है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं हुआ, मतलब वो बाहर ना विजिबल है ना शो हो रही है। इसका मतलब कि उसमें जो इन्फेक्शन के चांस है वो भी कम है, क्योंकि हर टाइम बैक्टीरिया जो है वो एयर में प्रिवेल करते हैं। एंड ओपन फ्रैक्चर्स की हमने दो टाइप में डिवाइड किया है कि अगर जो ओपन हुआ है फ्रैक्चर, मतलब जो फ्रैक्चर एंड से जो बोन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप उसकी हो चुकी है, मतलब वो बाहर दिख रही है एक तरह से और कांटेक्ट में आ चुकी है बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, तो किस वजह से हुई, या तो वो अंदर से बोन बाहर निकल के आई है या फिर बाहर से कोई सपोज कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसकी वजह से ऐसा कुछ मारा गया, कोई शार्प ऑब्जेक्ट, ब्लंट ऑब्जेक्ट जिससे इंजरी हुई है और जिसने स्किन, फिश या मसल को रप्चर करते हुए बोन तक को ब्रेक कर दिया, तो मतलब बाहर से कोई इंजरी हुई, इसको कहते हैं ओपन फ्रैक्चर, क्योंकि जो फ्रैक्चर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गया है। तो एक हो सकता है कि अंदर से बाहर आए या फिर अंदर से बाहर कब आएगा, जो फ्रैक्चर जो एंड है वो निकल के बाहर आ चुका है, उसके शार्प एज की वजह से उसने जितने भी ओवरलाइन स्ट्रक्चर है सबको ब्रेक कर दीजिए। और अंदर से बाहर से अंदर कब आया, कोई अगर इंजरी कोई ऐसी है, सपोज कितने एक्स से जो है हमला किया किसी के फुट पर या फिर किसी भी एस्पेक्ट एपेंडिकुलर स्केलेटन पर, सपोज यहाँ पर भी आप बात करते हैं ह्यूमरस पर, तो क्या होगा, सबसे पहले मसल जाएगी, स्किन, मसल, फेशिया करते हुए बोन भी ब्रेक हुई, मतलब कि बोन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गई। सो इट इज एन ओपन फ्रैक्चर जो कि बाहर से ओपन हुआ है, और एक फ्रैक्चर होता है जो अंदर से ओपन होगा, मतलब कि जब शार्प एंड बोन के हैं वो इसको रप्चर कर देंगे। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फ्रैक्चर एंड का क्या रिलेशन है। इस चीज से, इस जो क्लासिफिकेशन है इससे हमें क्या पता चलता है कि जितना ज्यादा फ्रैक्चर ओपन होगा उतना ज्यादा उसके चांसेस है कि वो जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इन्फेक्शन बोन की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेंगे और उससे आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं और प्रोग्नोसिस में बहुत ही वर्स्ट हो सकता है ऐसे सिनेरियोज में। और उसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट के बेस पे क्लासिफिकेशन आता है। आपको पता है कि जब भी बोन एक ब्रेक होगी, सपोज दिस इज अ बोन, अब यहाँ पे फ्रैक्चर लगा, कोई इंजरी हुई,
उसकी वजह से जो फ्रैक्चर सेगमेंट, नॉर्मल पहले बोन थी पूरी जुड़ी हुई थी, उसके बाद जैसे ही फ्रैक्चर होता है तो बोन के जो एंड्स है जो फ्रैक्चर हुए हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। उस डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं, जब मूवमेंट होती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि एक फ्रैक्चर सेगमेंट दूसरे फ्रैक्चर सेगमेंट के रेस्पेक्ट में स्लिप कर जाए, या फिर वो टिल्ट कर जाए, या फिर वो रोटेट कर जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंस्टेबिलिटीज और फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। अब एक बहुत कॉमन डाउट आता है बच्चों को कि कैसे देखें कि इट इज एंगुलेशन और टिल्ट। सपोज ये कि आपके फ्रैक्चर शाफ्ट है, बोन के शाफ्ट, जो कि किसी भी लॉन्ग बोन की बात करते हैं उसमें एपिफाइसिस होता है, एक शाफ्ट होती है और उसको डायफाइसिस भी कहते हैं, और नीचे फिर दोबारा से मेटाफाइसिस, फिर फाइसिस एंड एपिफाइसिस देखने को मिलती है। तो जो डायफाइसिस शाफ्ट का अगर फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर वो ऐसे फ्रैक्चर हुई है सपोज, तो जिस साइड से वो ओपन हो रही है वो है उसका एंगुलेशन, और जिस साइड वो मूव कर गई है, सपोज वो ऐसे फ्रैक्चर थी मिडली टिल्ट हो गई, जिस साइड डिस्टल सेगमेंट मूव करता है उसके रिस्पेक्ट में हम उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जज करते हैं। और जिस साइड वो डिस्प्लेस हुई है, सपोज इस साइड टिल्ट हो गई, तो हम बात करेंगे जो डिस्टल सेगमेंट है उसको कहेंगे मिडिल टिल्ट। आपको इस साइड हो गई तो लेटरल टिल्ट, और एंगुलेशन इसके अपोजिट होता है। तो ये होगा इनका जब भी हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। अब जो लास्ट और जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया जिसके बेस पर फ्रैक्चर को डिवाइड करते हैं वो होता है पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। कि फ्रैक्चर जो है जब वो एक बोन में ब्रेक आया तो उसकी शेप कैसी थी। जब एक ट्रॉमा हुआ, बोन टूटी, उसके बाद भी उसके पैटर्न बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि वो बोन में जब टूटने के ब्रेक आने के बाद किस टाइप का पैटर्न आया। इस क्राइटेरिया को पढ़ के या फिर इस क्लासिफिकेशन को पढ़ के हमें ये पता चलता है कि ट्रॉमा जो है वो किस टाइप का था, किस वजह से इंजरी हुई, ये इसका भी हमें एक तरह से आइडिया हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारे ट्रांसवर्स टाइप फ्रैक्चर, कि सपोज किसी को फ्रैक्चर हुआ और उसकी जो फ्रैक्चर लाइन है, जो फ्रैक्चर लाइन दिख रही है, हमें एक्सरे जब हमने करके देखा तो वो ट्रांसवर्स शेप की, मतलब कि इस जो लॉन्ग एक्सिस है बोन की उसके परपेंडिकुलर, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। तो क्या हुआ कि ये नॉर्मल बोन थी, अब जैसी कोई इंजरी हुई एकदम से उसमें फ्रैक्चर लाइन आई और ये दिखने शुरू हो गया, यहाँ पे एक फ्रैक्चर लाइन, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बेसिकली। सो अब ये किस वजह से हो सकता है। ट्रांसफर फ्रैक्चर ज्यादातर देखा जाता है कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ हो या फिर कोई डायरेक्ट बेंडिंग फोर्स आई हो एक पर्टिकुलर शाफ्ट या एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ बोन के, उसकी वजह से देखने को मिलता है हमें ट्रांसफर फ्रैक्चर। देन वी हैव ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल, एक इज शाफ्ट ऑफ द बोन, फर्स्ट थिंग दिस शाफ्ट ऑफ द बोन, अब इसके परपेंडिकुलर एक आपने एक लाइन मार्क करी, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल। अब इस हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन से आपने 30 डिग्री जब एंगल उठेगा, जब 30 डिग्री एंगल आप ऊपर गए ट्रांसवर्स प्लेन से, तो जो फ्रैक्चर 30 डिग्री प्लेन से एंगल से ऊपर का होगा उसको हम ऑब्लिक कहेंगे, और जो 30 डिग्री से कम का होगा उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक फ्रैक्चर। सो ऑब्लिक फ्रैक्चर कब देखने को मिलता है, जब भी कोई ऐसा ट्रॉमा हो जो डायरेक्ट बेंडिंग फोर्स कोज कर रहा है हमारे किस शाफ्ट ऑफ एनी बोन। सो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल नाम से ही पता चल रहा है कि स्पाइरल शेप आएगी। इसमें क्या होता है कि बोन थी और वो ऐसे घूम गई रोटेशनल, कोई इंजरी बहुत ही सीवियर ट्रॉमा हुआ या कोई पर्सन फॉल कर गया एकदम से, तो उस केस में देखा जाता है स्पाइरल फ्रैक्चर, जो कि ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा देखा जाता है एज इट नेम सजेस्ट। उसके बाद आता है कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, इट इज अ सीवियर वन। सीवियर वन क्यों है कि कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब जो फ्रैक्चर है, सपोज दिस इज अ फ्रैक्चर, और वहां पे क्या होगा कि जो फ्रैक्चर उसके छोटे छोटे पीस होगा एकदम से, क्रश इंजरी में भी देखा जाता है कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। देन वी हैव द लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज अ सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर भी इसी के अंदर आता है, जो कि हम पैटर्न की बात करें। सेगमेंटल फ्रैक्चर भी एक पैटर्न है। उसमें क्या होता है कि सपोज एक ही शाफ्ट है बोन में, उसमें 3-4 जगह पे फ्रैक्चर अलग अलग ट्रांसफर या अलग अलग ऑब्लिक फ्रैक्चर आके उसको सेगमेंटल फ्रैक्चर कह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे क्लासिफिकेशंस के बारे में कि फ्रैक्चर की क्लासिफिकेशन। एक जनरल क्लासिफिकेशन और माना जाता है जिसको हम कहते हैं सीवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा। उसकी बेस पे भी फ्रैक्चर को क्लासिफाई करा जाता है कि हाई वेलोसिटी ट्रॉमा था या लो वेलोसिटी ट्रॉमा था। इससे भी आप जज कर सकते हैं कि इंजरी का लेवल कितना होगा। अगर हाई वेलोसिटी ट्रॉमा था मतलब कि साथ में मोस्ट ऑफ द चांस है कि ओपन फ्रैक्चर हो सकता है। अगर हाई वेलोसिटी ट्रॉमा हुआ, बहुत तेज से कोई वायलेंस या कोई ट्रॉमा हुआ और फ्रैक्चर के साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज को सराउंड कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ होगा, और साथ में आपको जैसे कि पता है कि उसके चारों तरफ मसल्स हैं
और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है बोन के चारों जिसको कवर उसको सराउंड कर रही है, तो जब भी सीवियर वायलेंस होगा तो वो भी अफेक्ट हो जाएंगी। और सीवियर वायलेंस का मतलब है कि बोन डिस्प्लेस भी हो जाएगी, तो प्रोग्नोसिस एकदम से पुअर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये होता है हाई वेलोसिटी ट्रॉमा। लो वेलोसिटी ट्रॉमा मतलब कि कम फोर्स आई उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया है, तो मे बी इट इज मोर देन ट्रिवियल और लेस देन ट्रिवियल ट्रॉमा। ट्रिवियल ट्रॉमा तो आपको जैसे समझ चुके हैं, जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में कोई ऐसा ट्रॉमा जिसकी वजह से नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं हो सकता है अनलेस आपकी बोन में कोई पैथोलॉजी हो, पैथोलॉजी में तो कोई डिसीज हो लाइक ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कोई मेटास्टेसिस वगैरह हो। तो नेक्स्ट वी हैव द पैथो। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, आपको जब भी आप बुक से रीड करेंगे आपको कुछ दिखेंगे एपिनेम्स ऑफ फ्रैक्चर। उसमें क्या होता है, कुछ नेम फ्रैक्चर होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे उनके पर्टिकुलर चैप्टर में, ट्रॉमेटोलॉजी के चैप्टर में बेसिकली, जिसमें कि जैसे कि बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे गैलेजी फ्रैक्चर, कॉलेज फ्रैक्चर, बम्पर्स फ्रैक्चर, एविटर फ्रैक्चर एंड देयर आर मेनी। उसको आप जनरली आप उनको याद कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो हम ट्रॉमा के चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अगले जो टॉपिक आता है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की बात करते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, एटियोलॉजी के बेस पे जो हमने क्लासिफाई किया था फ्रैक्चर को, वहां पे हमने देखा था कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो होते हैं हमारे बेसिकली ऐसे फ्रैक्चर जो कि किसी पैथोलॉजी की वजह से हो। पैथोलॉजी मतलब कोई डिसीज की वजह से हो। डिसीज किस में होगी, कौन टूटा है यहाँ पे, बोन, तो डिसीज किस में होगी, बोन में। तो बोन में जो कोई डिसीज हो कोई पर्टिकुलर किसी भी एज पे, उसकी वजह से होने वाले फ्रैक्चर को हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। वो भी, और ये ऐसे फ्रैक्चर होते हैं या तो बहुत ट्रिवियल ट्रॉमा की वजह से, बहुत माइल्ड ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं, या फिर स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं कि अपने आप बैठे थे, कोई बहुत ओल्ड एजेड वुमन है और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी वजह से क्या हुआ, वो लेडी जो है बैठी थी, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कमरे में उनसे पेन स्टार्ट हुआ बैक में, और पता चला कि उनको तो जी फ्रैक्चर हो चुका है डोर्सल लंबर एरिया पे। और इस चीज को भी हम स्पॉन्टेनियस या फिर ट्रिवियल ट्रॉमा की वजह से होने वाले फ्रैक्चर को कहते हैं। और जो इसमें कंडीशन जो पैथोलॉजी है इज ऑस्टियोपोरोसिस, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो कॉमनेस्ट कॉज है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि जो पूरी बोन डेंसिटी है वो कम हो चुकी है। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रैक्चर की क्लास, इसमें फ्रैक्चर में, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में बेसिकली, तो ये आज एक तो आपको पता चल गया कि किस वजह से हो रहा है, और एक थोड़ा आपका क्लासिफिकेशन जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का, ये तो एक आपको जब भी आप क्लिनिकल डायग्नोस करेंगे पेशेंट का, आपको पता चलेगा कि जब पेशेंट आपको बताएगा कि फ्रैक्चर उसे कब फील हुआ, या फिर ऐसा जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा कि वो बताएगा कि मैं ऐसे ऐसे चल रहा था, हल्का सा गिरा और फ्रैक्चर हो गया, तो इससे आप सस्पेक्ट करेंगे कोई ना कोई कंडीशन ऐसी है, पैथोलॉजी, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ। क्योंकि जो फोर्स जो पेशेंट बता रहा है कि मैं हल्का सा गिरा उससे फ्रैक्चर हो गया, उससे फ्रैक्चर नहीं हो सकता नॉर्मली, तो मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी है। सबसे पहले आप जब भी आप ट्रीटमेंट की बात करेंगे उसमें आप सबसे पहले पैथोलॉजी का पता लगाएंगे। पैथोलॉजी का पता लगाने के बाद फिर आप देखेंगे कि उस पैथोलॉजी के देखते हुए कितने चांस है बोन के दोबारा यूनाइट होने के, तो ये भी आप एक फैक्टर देखेंगे। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपका मेथड्स हैं बोन को, सबसे पहले अगर आपको पता है कि अगर आप उस पैथोलॉजी को ठीक नहीं करेंगे तो ना तो बोन जुड़ पाएगी वापस, पहली चीज, और अगर जोड़ भी दिया आपने, अगर रिड्यूस कर भी दिया और यूनाइट हो भी गई लाइट से, लेकिन अगर आप पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, पैथोलॉजी फिर से दोबारा फ्रैक्चर लेके आएगा पेशेंट को, और ऐसी स्पॉन्टेनियस या फिर ट्रिवियल ट्यूमर से होने वाले। तो सबसे पहले जब बात करते हैं ट्रीटमेंट के पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के, सबसे पहले आपको उसमें आपको पता लगाना होता है कि किस वजह से फ्रैक्चर हुआ, किस पैथोलॉजी की वजह से फ्रैक्चर हुआ। कभी कभी होता है कि एक नॉन केस होता है कि आपको पता है कि किसी बच्चे में या कोई जो पेशेंट आ रहा है उसको मेटास्टेसिस है बोन में, मेटास्टेसिस मतलब कैंसर है बोन में, तो ऑलरेडी उसकी वो बोन वीक है, वो आपके पास आया है कि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर एकदम से पेन हुआ है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, और कॉज जो है आपको पता उसकी पैथोलॉजी इज मेटास्टेसिस और बोन कैंसर। देन अब आप बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप पैथोलॉजी को ठीक करेंगे, उसके बाद फिर आप जज करेंगे कितने चांसेस यूनाइट होने के, फिर आप डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम आगे रीड करेंगे, उसका यूज करके आप बोन को स्टेबलाइज करेंगे, और उसको हीलिंग पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आप बोन ग्राफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम यूज करके बोन को यूनाइट किया वापस उसकी जगह पर फिक्स करते हैं। देन एक आपको जनरल आइडिया भी लगाना होता है। कभी कभी आपको पता लगता है कि पेशेंट को ट्रिवियल ट्रॉमा की वजह से क्या हुआ है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, लेकिन ये जज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि डिसीज क्या। अब ये कहीं एकदम से आप पेशेंट आएगा उसको कहोगे भाई सारे टेस्ट करवा ले तू, या नहीं ना, कि भाई आप डेक्सा स्कैन करा दिया, एक्सरे, एमआरआई, सब कुछ आपने उसके कैल्शियम लेवल चेक करवा दी, कि पता लगाना है कि किस वजह से ट्रॉमा हुआ है। जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि किस एज में कौन सा फ्रैक्चर या कौन सी पैथोलॉजी होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
अगर हम बात करते हैं एक इन्फेंट में 0 to 5 ईयर्स की एज में बात कर रहे हैं, तो जो कॉन्जेनिटल कंडीशंस बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है, लाइक प्राइमरी मेटास्टेसिस या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट एक डिसीज होती है जिसमें बोन की शेप डिफॉर्म्ड होती है। फिर उसके बाद हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी वेरी रेयर इन चिल्ड्रंस, बहुत ही मुश्किल देखा जाता है, कोई भी रेयर, इट इज रेयरेस्ट। लेकिन अब 50 एज के जो मोस्ट लाइकली वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन कॉज देखा जाता है जो फ्रैक्चर का होता है। अब बात करते हैं 5 to 20 ईयर्स की एज में आपको एनेरिज्मल बोन सिस्ट, सिंपल बोन सिस्ट या फिर कॉन्ड्रोब्लास्टोमा देखने को मिल सकता है, या फिर ओस्टियोमाइलाइटिस दैट इज इन्फेक्शन ऑफ योर बोन एंड मेडुलर कैविटी, वो भी देखने को मिल सकती है। और कुछ एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं, दैट इज लाइक ओस्टियोमलेशिया, दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप एज के बेस पे डिपेंड क्राइटेरिया जो है देख सकते हैं कि इस एज में कौन सा डिसीज बेसिकली कॉमन है। हम बात करते हैं कि 20 to 50 ईयर्स की एज में तो सेकेंडरी मेटास्टेसिस हो गए, या फिर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हो गए लाइक ओस्टियोसार्कोमा, फाइब्रोमा एक्सेट्रा, फाइब्रस डिस्प्लेसिया। तो कितने भी टाइप के हो सकते हैं, वो भी एक कॉज हो सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट करवा के ही जज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी हमारी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इसका ट्रीटमेंट और इसका क्लिनिकल डायग्नोज। और उसके बाद हम जब मूव करते हैं आगे, इंजरी हम बात करेंगे। अब इंजरी टू द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या चीज होती है, आपको एज यू ऑल नो कि आपने फर्स्ट ईयर में रीड किया होगा जनरल एनाटॉमी में कि लिगामेंट्स जो होते हैं वो दो बोन को यूनाइट करने में हेल्प करते हैं, दो बोन को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जब दो बोन आपस में यूनाइट होती है तो वो एक जॉइंट फॉर्म करती है, और इस जॉइंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए चारों तरफ जो टेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं लिगामेंट्स। यस, राइट। सो लिगामेंट्स भी कभी कभी क्या होता है कि अगर इंजरी ज्यादा हाई ना हो, लाइक इन्वर्जन पेन, कैसे आपके एंकल थी एकदम से मुड़ गई, उसकी वजह से क्या होता है दोनों साइड के सपोर्टिंग लिगामेंट है, तो जो स्ट्रेच आया एकदम से टेंसाइल फोर्स आई, उसकी वजह से वो पुल हो गया। कभी कभी क्या होता है जो लिगामेंट इंजरी होती है वो अपने साथ जहां पे लिगामेंट अटैच होता है उस बोन के पीस को बाहर निकाल के ले जाता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर। यस, कूल। सो एवल्जन फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं हमारे किसमें, लिगामेंट इंजरीज में, जो कि लिगामेंट एकदम से स्ट्रेच हुआ और उसने लिगामेंट ने पुल कर लिया अपने साथ ही एक टिप ऑफ बोन को साथ में। अब लिगामेंट इंजरीज को भी हम क्लासिफाई करते हैं उनके ग्रेड्स के बेस पे, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा लिगामेंट इंजरी जो है उसका लेवल वो बढ़ चुका होगा, और उतने ज्यादा सिम्टम जो है वो सीवियर होंगे, और उतनी ज्यादा पेशेंट को डिसेबिलिटी होगी, पेन होगा, और वो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना पहले उस जॉइंट से काम कर पा रहा था। सपोज एंकल स्प्रेन हुआ है किसी को, और जो स्प्रेन टर्म है वो यूज किया जाता है हमारे लिगामेंट इंजरीज में, और एक टर्म होता है स्ट्रेन, उसको हम यूज करते हैं बेसिकली मसल टियर में या टेंडन टियर में यूज कर सकते हैं स्ट्रेन। अब इसको भी अभी जब हम मसल डिस्कस करेंगे वहां पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं आप स्ट्रेन और स्प्रेन का डिफरेंस, कि कौन से टेंडन में हो रहा है, कौन सा लिगामेंट में हो रहा है। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो है ग्रेड्स के बारे में। ग्रेड 1 जो होता है लिगामेंट टियर, उसका मतलब है कि जनरल थोड़े बहुत ही फाइबर जो है वो ब्रेक हुए, माइल्ड पेन देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत जनरलाइज स्वेलिंग होगी उस एरिया में जहां पे लिगामेंट ब्रेक हुआ है, और उतना ज्यादा डिसेबिलिटी नहीं होगी, और पेशेंट को आप जनरली आइसिंग वगैरह से भी पेशेंट नॉर्मली ठीक हो जाएगा 1 to 2 वीक्स के अंदर। अब ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 2 में क्या होता है कि मोर देन 50% फाइबर जो है वो ब्रेक हो चुके हैं, और थोड़ा सा सीवियर बनता जा रहा है। अगर उसमें आपका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो ग्रेड 3 में जा सकता है, जहां पे कंप्लीट रप्चर हो जाएगा लिगामेंट का, और जो पहले वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, लिगामेंट जो है बेसिकली ये स्टैटिक स्टेबलाइजर्स हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं लाइक मसल, बट दे मेंटेन, एक टेप की तरह है। जब वो स्ट्रेच होते हैं अपनी क्लोज पैक पोजीशन में एक पर्टिकुलर जॉइंट की, तो वो पूरे स्ट्रेच होते हैं और वो बोन को मूव नहीं होने देते फिर। ठीक है, तो एक तरह से स्टैटिक स्टेबलाइजर्स है हमारे लिगामेंट्स। ओके, सो जब ग्रेड 3 की बात करते हैं, ग्रेड 3 में क्या होगा कि पूरा लिगामेंट रप्चर हो गया। लिगामेंट एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो वहां पे ब्लड भी होगा, हीमार्थ्रोसिस देखने को मिलेगा, सीवियर पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और डिसेबिलिटी होगी, और पेशेंट जो है एक पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी में भी जा सकता है। और साथ साथ कभी कभी होता है कि अगर इतना सीवियर ट्रॉमा है कि ग्रेड 3 का लिगामेंट स्प्रेन हो चुका है, तो ये भी हो सकता है कि साथ में एक चिप ऑफ बोन भी उसने अपने साथ खींच लिया हो, जिसको कहते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। तो उस केस में ट्रीटमेंट एस्पेक्ट हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस में हो सकता है कि अगर आपने एक्सरे करा के देखा, आपको दिख रहा है कि कहीं बोन में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी पेन जो है और जो क्लिनिकल फीचर है लाइक पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी,
वो कौन से वाले हैं, फ्रैक्चर वाले, तो वो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे उसको ग्रेड 1 या 2 टाइप का लिगामेंट स्प्रेन हो चुका है। अब सबसे पहली चीज क्लिनिकल डायग्नोसिस में आपको फीचर दिखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स आप चेक करेंगे, पेन होगा, एब्रेशन होगा, इकाइमोसिस, रेडनेस होगी इस एरिया में जहां भी आपको सस्पेक्ट है, सब लेट्स से योर एंकल जॉइंट। और कभी कभी क्या होता है कि जो लिगामेंट बेसिकली जो कि इंटरकैप्सुलर है, वहां पे क्या होता है कि अगर हीमार्थ्रोसिस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो ब्लड रिलीज हुआ है उसके ब्रेक होने के बाद लिगामेंट के, वो ऑटोमेटिकली ट्रेवल कर गया है सराउंडिंग में और स्प्रेड हो गया और वो वापस चला गया है। कभी कुछ ब्लड ट्रेवल कर गया है वाया योर वेंट्स इन द लिगामेंट्स, तो उसके थ्रू ट्रेवल करेगा तो हीमार्थ्रोसिस इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। लेकिन जो लिगामेंट इंटरकैप्सुलर नहीं है उसकी वजह से जो ट्रॉमा होगा और वहां पे जो है, तो क्योंकि जो लिगामेंट्स है बेसिकली, लाइक हम बात एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, लाइक एसीएल और योर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बहुत ज्यादा इंजर आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा इंजर हो जाया करता है, हमारे नी में एंटीरियर मिडिल प्लेस होता है। तो ये जो लिगामेंट है, बहुत सारी जो बुक्स है वो मेंशन करती हैं कि इट इज इंट्राकैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा साइनोवियल। इसका क्या मतलब है कि कैप्सूल के अंदर तो है लेकिन साइनोवियल लेयर इसको कवर नहीं कर रही है। लेकिन कुछ बुक ये मेंशन करती है कि इट इज इंट्राकैप्सुलर, कैप्सूल के अंदर तो है ही ऑटोमेटिक क्योंकि जॉइंट कैविटी के अंदर ये है, लेकिन इट इज इंट्रा साइनोवियम। तो दोनों केस में जो इसका पैथोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। अब ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेंशन किया गया है। और अगर लेकिन जनरल जो आइडिया यही है, अगर कोई लिगामेंट इंट्रा साइनोवियम है तो उसका हीमार्थ्रोसिस इतना ज्यादा वाइड नहीं होगा एज कम्पेयर टू लिगामेंट जो कि इंट्राकैप्सुलर भी है और उसमें जब इंजरी हुई, जो ब्लड लॉस हुआ, उसकी वजह से जो हमारा जॉइंट है वो स्वेल अप कर जाएगा ब्लड फिल होने की वजह से। इस कंडीशन में कहते हैं हीम आर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस टर्म यूज होता है जॉइंट के लिए, हीम वर्ड यूज होता है किसके लिए, ब्लड के लिए। यस करेक्ट। देन अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। और सबसे पहले रेडियो, आप जब भी आप बोनी या फिर कोई ऐसी इंजरी होती है आपको रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, एक्सरेज का यूज करके, रेडियोग्राफ का यूज या एमआरआई टेक्निक का यूज किया जा सकता है बेसिकली अगर किसी को लिगामेंट इंजरी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। और जब बात करते हैं लिगामेंट इंजरी की, एक आप टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट का जो मतलब होता है बेसिकली, स्ट्रेस टेस्ट जब देखा जा सकता है जब एक पर्टिकुलर लिगामेंट अपनी जगह से हट चुका है। जब भी आप एक्सरे करेंगे, सपोज वी हैव द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट एट द नी जॉइंट। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट नाम से पता चल रहा है मिडिल साइड है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट नाम से पता चल रहा है लेटरल साइड है। सपोज इंजरी हुई, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट टूट गया, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पहले जॉइंट पूरा फिक्स था ऐसे, जब एक्सरे करा के देखा नॉर्मल ऐसे है और टूटने के बाद इधर से वाइडन होगी, ठीक है। जब आपने एक्सरे करा के देखा तो जो मीडियल कंपार्टमेंट था वो ऐसे एक दूसरे से दूर जा चुका है, मतलब कि इनके बीच की जो इंटीग्रिटी थी, जो पहले स्ट्रक्चर जो उसको पास रखा हुआ जिसने स्टेबल करके रखा था, अब वो नहीं है और वो इसकी वजह से ओपन हो चुका है। तो ये एक सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो चुका है कि थर्ड ग्रेड की लिगामेंट टियर हो चुका है। और आप एक टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। आप उसको और प्रोवोक कर सकते हैं, जॉइंट को उतना मूव करेंगे तो पेशेंट को पेन भी होगा। एक्सरे करा के देखेंगे स्ट्रेस एक्सरे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो जॉइंट है वो ओपन हो चुका है, जो भी लिगामेंट टूटा है और जो उसका फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग। और ट्रीटमेंट जब बात करते हैं तो उसमें राइस प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। पहले जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस थी वो थी इमोबिलाइजेशन पर्टिकुलरली, लेकिन आजकल जो है एक्टिविटी करा कि जिससे कि जो जॉइंट है बेसिकली उसके जो इमोबिलाइजेशन के इल इफेक्ट्स हैं लाइक डिस्यूज एट्रोफी और बेसिकली स्टिफनेस, उनको कम करने के लिए जो इमोबिलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड घटा दिया गया है वाया विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। एंड फिजियोथेरेपी के साथ साथ जनरली अगर किसी को थर्ड ग्रेड टियर है तो 2 to 3 वीक्स के लिए आप उसको कास्ट में रखेंगे और जो राइस प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, लाइक रेस्ट करवाएंगे और उसको आइसिंग करेंगे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, फिर एलिवेशन करेंगे इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, और कंप्रेशन भी इन्फ्लेमेशन बेसिकली कम करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है वो पहला मार्कर होता है। जब भी कहीं इंजरी होती है उस एरिया में ब्लड एकदम से रश करता है और वहां पर रेडनेस, हीट आपको देखने को मिलती है। बेसिकली दिस आर द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, सो ये आपको देखने का मिलेगा। और साथ में आप राइस प्रोटोकॉल को यूज करेंगे और कास्ट में रखेंगे और बेसिकली उसके बाद मोबिलाइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट करवा देंगे बाय विगरस फिजियोथेरेपी। देन वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द मसल और टेंडन इंजरीज। मसल और टेंडन इंजरीज जो होती है बेसिकली, मसल इंजरी इज कॉमन इन यंग एंड टेंडन इंजरीज इज कॉमन इन एल्डरलीज।
टेंडन मसल इंजरी वैसे बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, और ज्यादातर तब देखने को मिलती है जो विगरस स्पोर्ट एक्टिविटी होती है उनमें, कोई विगरस कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल का एकदम से, वो अपनी जगह से हट गई, जो एंथसिस है वो रिलीज हो गया, मायोटेंडिनस जंक्शन है वो अपनी जगह से उनमें स्ट्रेन आ गया, जिसकी वजह से उसके फाइबर ब्रेक हो गए। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि स्प्रेन वर्ड हम बेसिकली यूज करते हैं जब लिगामेंट इंजरीज होती है, और स्ट्रेन वर्ड हम यूज करते हैं जब मस्कुलर इंजरी होती है, टेंडन इंजरी होती है। अब इस दोनों को याद कैसे करें, दोनों टर्म सेम सेम है, बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं, स्प्रेन यूज करें या स्ट्रेन यूज करें। अब स्प्रेन और स्ट्रेन को याद करने के लिए कर सकते हैं, स्प्रेन की स्पेलिंग क्या होती है SPRAIN, और स्ट्रेन की स्पेलिंग क्या होती है STRAIN। तो स्ट्रेन में T आ रहा है, और मसल के साथ क्या चीज होती है, टेंडन, तो टेंडन में क्या आता है T, तो स्ट्रेन टेंडन, याद हो गया, दैट सिंपल। तो स्ट्रेन वर्ड यूज करेंगे हम मसल टीयर में, और मसल जो टीयर होता है बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाते हैं जब कोई सडन स्लाइड बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्ट्रैक्शन हो गया हो हमारी मसल का, उसकी वजह से देखने को मिलता है जनरली, जब भी मसल टीयर देखने को मिलता है। लेकिन टेंडन टीयर कॉमन होते हैं वियर एंड टीयर की वजह से। वियर एंड टीयर क्या होता है कि कोई टेंडन बार बार रब कर रहा है एक पर्टिकुलर जगह पे, उसकी वजह से उसका टेंडन जो है वो रब होते 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 क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से वो रब हो गया, उसके बाद वो फाइनली ब्रेक कर गया, ठीक है। ये कॉमनली देखने को मिलता है हमारे एक्लेस टेंडन में हो सकता है, या जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन है जो सब एक्रोमियल आर्च के अंदर से आ रहा है, वो रब हो सकता है बार बार, या अगर इंपिंजमेंट है किसी पर्सन को बिकॉज ऑफ सुपीरियर माइग्रेशन ऑफ योर दिस ह्यूमरल हेड। और सेकंड चीज हो सकती है, हम बात कर सकते हैं अगर कि जो आपका कॉमन होता है इसी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन है, ये भी हो सकता है वियर एंड टियर की वजह से बहुत ज्यादा ब्रेक देखने को मिलता है, लाइक इन केस ऑफ कोलिस फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है डिस्टल ट्रीट होने की वजह से आपको माल यूनाइटेड फ्रैक्चर है, तो बार बार जो हमारा टेंडन है वो बार बार रब हो रहा है, जब भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई रब होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो उतने फ्रिक्शन को नहीं झेल पाता है, उसका थ्रेशोल्ड पार हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कंडीशन में जब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में जो गाइडलाइंस है उसमें क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा सीवियर टेंडन ब्रेक है तो वहां पर टेंडन ट्रांसफर भी करने पड़ जाते हैं कभी कभार, कि टेंडन एक, और या फिर टेंडन आप बेसिकली ग्राफ्ट का यूज करना पड़ जाता है जो उसको पर्टिकुलर पोजीशन पर लाने के लिए, अगर सीवियर ट्रॉमा हो चुका है, या फिर कभी कभी जो फ्रैक्चर जो बेसिकली टेंडन के जो एंड्स हैं वो भी ब्रेक हुए हैं, उनको जो है जनरली बाइंड कर दिया जाता है आपस में बाय ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन, और इन टेक्निक्स का यूज करके बेसिकली जो टेंडन्स है उनको रिपेयर किया जाता है, जिसके डिफरेंट आज के टाइम में आर्थोस्कोपिकल सर्जरीज के यूज करके बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर या सर्जरी के थ्रू इनको ठीक कर दिया जाता है। उसके बाद फिर विगरस फिजियोथेरेपी के थ्रू या अच्छी फिजियोथेरेपी के यूज करके दोबारा से स्ट्रेंथ जो है टेंडन की, और जो बेसिकली मसल रप्चर हुई है उसको दोबारा गेन कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। सो हम बात करते हैं कि आज ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर आपको जो जनरल आपको फ्रैक्चर के बारे में, जनरल इंजरीज के बारे में पता होना चाहिए था, वो इस हमने टॉपिक में कवर कर लिया है। लेकिन एक लास्ट जो पॉइंट बच चुका है इस वीडियो का, वो है दो टर्म, द सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। जब भी हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर जॉइंट में इंजरी होगी, तो जॉइंट एक हमें पता है कि दो बोन से मिलकर बना है। सबलक्सेशन का मतलब का वर्ड होता है, अगर सपोज दिस इज द जॉइंट, ये सपोज नी जॉइंट की बात करता हूं मैं, ये हमारा टिबिया है, टिबियल कॉन्डाइल्स, ये फीमोरल कॉन्डाइल ऐसे हैं। सपोज कोई इंजरी आई इधर से, कोई ट्रॉमा हुआ, अब ट्रॉमा होने के बाद अगर जो फ्रैक्चर जो बेसिकली आपके एंड्स हैं जिन्होंने जॉइंट बना हुआ है, अगर ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, इनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इसको कहेंगे डिसलोकेशन, ओके। और अगर इंजरी होने के बाद इतने डिसलोकेट हो गई है, अपनी जगह से ना हट गए, लेकिन अब भी उनके बीच में अटैचमेंट है, तो इस कंडीशन में कहेंगे सबलक्सेशन। जब तक वो पूरे अपनी हल्का सा भी उनका अटैचमेंट है तो उनको सबलक्सेशन कहेंगे, और अगर वो अपनी पोजीशन में हट चुके हैं दैट इज नोन एज डिसलोकेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में आप पूरे एक चैप्टर अपना कंटिन्यू रिवाइज करते जाएंगे। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे पूरी सीरीज लाएंगे जिसमें फाउंडेशन ऑर्थोपेडिक्स को हम कवर करते जाएंगे, जनरल ऑर्थोपेडिक्स जिसको बेसिकली हम कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स अ लॉट।